हेलो एंड वार्म वेलकम। आज का हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से कंसेप्ट समझने से पहले हम मिक्सचर समझते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब भी हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, रिएक्ट नहीं मिक्स करते हैं, तो हमें वहां पे आइदर होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस ऐसे दो काइंड के मिक्सचर मिलते हैं। अगर वो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो नाउ एनी टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस mixes uniformly, that particular thing is called as solution. तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमारे पास हमें लगता है सॉल्यूशंस मतलब जहां पे एक तो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है या फिर कोई लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि हमें लगता है कि सॉल्यूशन मतलब कोई लिक्विड स्टेट ही होगा। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन टोटल 9 टाइप्स की होती है, जहां पे कोई सॉलिड लिक्विड या गैसेस सॉलिड में डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड लिक्विड या गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, या सॉलिड लिक्विड या गैसेस गैसेस में भी डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। हमारा जो सिलेबस है हम उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि दो ही सब्सटेंस के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर और शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक ग्लास वाटर में शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो एक स्टेज तक तो डिसॉल्व होगा, लेकिन उसके बाद डिसॉल्व नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर लो डिसॉल्व नहीं होगा। तो नाउ जब तक डिसॉल्व होता रहता है उस टाइम तक के सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी उसमें सैचुरेशन आना बाकी है, मतलब अभी उसमें हम कोई सब्सटेंस और ऐड कर सकते हैं यानी कि डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्टेज आ गई है कि अब एक भी पार्टिकल ऑफ शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उस सिचुएशन को परफेक्टली जब पूरा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर और अब कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं बची है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमने और भी एक्स्ट्रा उसमें शुगर डाल के रख दिया है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, उस सिचुएशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी एक फैक्टर आता है। अब सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो भी सॉल्यूट है वो टोटल वॉल्यूम में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंस है, उनका जो नेचर है वो मिसिबल ही नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो हमें सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर और पेट्रोल, इनके नेचर ही डिफरेंट है। वाटर इनऑर्गेनिक में चला जाएगा, पेट्रोल ऑर्गेनिक में चला जाएगा, ईथर ऑर्गेनिक में चला जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका पूरा का पूरा बेस ही डिफरेंट है वो कभी हमें सोल्यूशन नहीं देंगे। और अगर हम ऐसे सब्सटेंस देते हैं जैसे वाटर और अल्कोहल, दोनों पोलर सब्सटेंस है, तो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सब्सटेंसेस, इसलिए यहां पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे, जैसे हमने बोला ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी डिसॉल्व हो सकता है एक दूसरे के अंदर, यानी कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। उसके बाद भी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे जो बहुत ही कम सॉल्युबल है अपने दिए हुए सॉल्वेंट में। अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, जैसे AgCl, उसको हम बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इस तरह से हमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स मिलते हैं। तो पहला हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर नेचर ही ऐसा है कि दूसरे साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं। अगला होगा अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जनरली जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। वही एग्जांपल वापस कंटिन्यू करते हैं वाटर और शुगर का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हमने हीट किया है वाटर को तो ज्यादा भी डिसॉल्व होगा शुगर और जल्दी भी डिसॉल्व होगा शुगर। तो इस तरह से विद टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में हर एक कंसेप्ट को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एक्सेप्शन होता ही है। तो कुछ एग्जांपल्स लाइक CaCl2 ऐसे सब्सटेंसेस हीट के साथ साथ मतलब टेम्परेचर के साथ साथ उनका सॉल्युबिलिटी कम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि विद टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ओनली, बट विद एक्सेप्शन अगर हम बात करें तो जी अगर हमने कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए तो टेम्परेचर के साथ साथ हमेशा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही होगा। नाउ अगला फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे अगर हम समझेंगे, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया है, अगर मान लो हम बात करें सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस की, इनके सॉल्यूशन फॉर्मेशन की, तो जैसे ही हम बात करें सॉलिड की या लिक्विड की, वो इनकॉम्प्रेसिबल है, हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज व्हाट यू कैन से जीरो। प्रैक्टिकली इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं करता है, मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बट अगर हम बात करेंगे गैसेस की, तो गैसियस सब्सटेंसेस में जैसे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी हो सकती है,
इस वजह से अगर हम उनको कम स्पेस देंगे यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओनली इन केस ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स, गैसियस सब्सटेंसेस। इतना जैसे होता है, अगला हेडिंग आएगा हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ में क्या होता है, हम अगर सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट कर रहे हैं और प्रेशर को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो इनका प्रोपोर्शनेशन आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो एस इज इक्वल टू आएगा के एच इंटू पी। बिल्कुल सिंपल है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हमने बोला है के एच। के एच स्टैंड्स फॉर हेनरीज कांस्टेंट। इस तरह से हमने यहाँ पे हेनरीज लॉ भी देखा। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर हम बात करेंगे NH4OH जैसे कंपाउंड्स की, तो यहाँ पे इनका सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है, तो ऐसे फिर भी हमें एक्सेप्शन मिलते ही हैं। ऑब्वियसली कोई भी रूल हो, यहाँ पे हेनरीज लॉ का भी कोई ना कोई एक्सेप्शन है ही, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अगर हम इतना बेसिक कंसेप्ट होने के बाद इसको और डिटेल में समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी तो हो गया। अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ की, अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है यहाँ पे, अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करें तो राउल्ट्स लॉ में क्या बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस। अभी सबसे पहले सब्सटेंस समझेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई सिचुएशन ले रहे हैं जहां पे हमने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स A1 और A2 इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया है, तो जैसे हमने कुछ डिफरेंट दो सब्सटेंस ले लिए, इनका कोई ना कोई एक बेसिकली वेपर प्रेशर होगा। अब एक नया वर्ड आ गया, उसका नाम है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर मतलब क्या, ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो सब्सटेंस है या जो भी हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, अगर हमने दो वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिए हैं, दो वोलेटाइल कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो उनका नेचर होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में ट्रेवल करने का, यानी कि वो मूव करते रहते हैं। तो अब दोनों ने साथ में अगर हम रखते हैं, तो यहाँ पे उसका जो भी वेपर प्रेशर है वो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में जाने का जो भी स्टेट है, जो भी टेंडेंसी है, उसको हमने यहाँ पे बोला है वेपर प्रेशर। अगर हम, जैसे मैं टेम्परेचर के बारे में बता रहा था कि अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं उसका वेपर प्रेशर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहां से हीट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वो वोलेटाइल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद तो जाएगा नहीं, जैसे वाटर है। लेकिन अगर हम हीट करेंगे तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड स्टेट के सब्सटेंस भी गैसियस में जाना शुरू करेंगे। दो इट लुक्स लाइक अ प्रेशर कंसेप्ट, बट एक्चुअली ये बिल्कुल रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ ही। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पे जो भी लिक्विड था वो वेपर्स बनने को तैयार हो गया, वेपर्स बनने लग गया, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर वोलेटाइल है तो इस रूम टेम्परेचर में भी खुद से खुद फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस जा रहा है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस अल्टीमेटली क्या लीड करता है, अगर हम प्योर सब्सटेंस लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर हम P10 से दिखा रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे A1 और A2, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, दोनों भी अगर वोलेटाइल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट जा रहे हैं, और उस प्रोसेस के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर बन जाएगा वो P1 हो जाएगा और रिलेट करेगा P10 इंटू x1 के साथ, और सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा P2, वो रिलेट करेगा P20 इंटू x2 के साथ। अब एग्जैक्टली ये क्या कंसेप्ट है उसको हमें डिटेल में समझना होगा। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक कंपोनेंट लेते हैं प्योर, इसमें रखा सिर्फ A1 है। सेकंड सेट लिया, इसमें हमने सिर्फ रखा है A2, दोनों वोलेटाइल है। तो यहां पे वोलेटाइल सब्सटेंस का जो फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस जाने का जो रेट था, हम अगर A1 की बात करेंगे तो फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस जो जाने का रेट था, वो जो रेट है उसको हमने बोला P10। यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे कंपोनेंट जा रहे हैं। यहाँ का A2 की अगर हम बात करें तो ये भी पूरे के पूरे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि A1 इक्वल टू A2 है, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअली इनके जाने का रेट ज्यादा है, क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। वही रेट अगर हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है दो कंपोनेंट को, तो यहाँ पे जो भी रेट होगा उसमें से सिर्फ A1 का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अपर लेवल में A1 A2 सबके कंपोनेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे A1 और A2 को हम स्पेसिफिकली देखेंगे तो A1 का भी रेट कम हो जाएगा और A2 का भी रेट कम हो जाएगा। तो ये जो रेट नया बन के आ रहा है उसको बोला जाता है, अगर A1 की बात करेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1, उसको डिनोट किया जाता है P1 से,
और वो दिखा जाता है P10 इंटू x1 के साथ। और A2 की अगर हम बात करेंगे तो उसको बोला जाएगा P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। एक बार फिर से समझेंगे, P2 यहां पे क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2 इन द होल सॉल्यूशन। P20 क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A2 सब्सटेंस। x2 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अब फिर से एक नया वर्ड आ गया यहां पे, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो नाउ मोल फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। अब सबसे पहले हमें देखना होगा यहां पे कि अगर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की तो उसको डिनोट किया जाता है x के साथ। फिर से दो कंपोनेंट आ जाएंगे A1 A2, हम x1 x2 बोलेंगे यहां पे मोल फ्रैक्शन को। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट जो भी होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स बनाइए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनाया जाता है, n1 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो जो भी सब्सटेंस है उसका गिवन मास अगर समझो 20 ग्राम 30 ग्राम 25 ग्राम जो भी दिया होगा वो यहां पे आएगा, उसका जो भी मोलार मास होगा वो यहां पे आएगा। अगर हम वाटर की बात करेंगे, इस केस में समझो हमने वाटर लिया है अराउंड 54 ग्राम, ओके, और उसका मोलार मास तो 18 ग्राम होता है। उस केस में वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बन जाएगा 3 मोल्स। इस तरह से हम हर एक चीज का n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, उसको इस इक्वेशन में लिखना है n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये जो भी वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। यानी कि ये कंपोनेंट जो भी था, इसमें अब दो सब्सटेंसेस है, हमने मास से लिया था, हमने दोनों का मास इनके लिया होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब हमें मास के और एक एडवांस कंसेप्ट समझनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स। वो नंबर ऑफ मोल्स हमने जब एक बार निकाल लिया, उसका इस तरह का रेशियो क्या इंडिकेट करेगा, टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस में से फर्स्ट कंपोनेंट का क्या फ्रैक्शन है, उसी को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। उसी तरह अगर हम फाइंड करेंगे x2, सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, यानी कि सेकंड कंपोनेंट का क्या शेयर है, n2 अपॉन n1 प्लस n2। एग्जैक्टली यही इक्वेशन रहने वाला है। नाउ x1 प्लस x2 अगर हम कर देंगे तो हमें हमेशा क्या मिलने वाला है, 1। ये होता है मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप। नाउ ये सब होने के बाद अगर हम राउल्ट्स लॉ को देखेंगे एक बारी, तो राउल्ट्स लॉ में क्या मिल रहा है यहां पे, फिर से देखेंगे तो P1 का ही इक्वेशन रहेगा, P2 का ही इक्वेशन रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास और एक थ्योरी है जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या बोलता है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2। अब P1 क्या मिल रहा है यहां पे, इस इक्वेशन के आधार से लिखेंगे तो P10 x1 प्लस P20 x2, इक्वेशन मिल गया। अब इसको अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, P10 इन ब्रैकेट 1 माइनस x2। अब 1 माइनस x2 कैसे है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, x1 प्लस x2 होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू अगर 1 होगा, उसके आधार पे हमें x1 क्या मिलेगा, 1 माइनस x2। तो जैसे ये 1 माइनस x2 हमें इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, हम पूरा का पूरा इक्वेशन x2 में लेके आ रहे हैं। तो P10 इंटू 1 माइनस x2 प्लस P20 इंटू x2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, इसको क्या बन जाएगा, P10 माइनस P10 इंटू x2 प्लस P20 इंटू x2। अब सिर्फ अच्छा तरीके से हम प्रॉपर लिख रहे हैं, P20 x2 माइनस P10 x2 प्लस P10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। तो इसको अगर हम फिर से देखेंगे तो x2 कॉमन निकलेगा, P20 माइनस P10 इंटू x2 प्लस P10। ये हमें क्या मिल रहा है, टोटल प्रेशर P का वैल्यू बाय द डाल्टन्स लॉ। तो हमने डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को मिक्स किया और उसके बाद हम दोनों को मिला के एक नया इक्वेशन लेके आ रहे जो हमें टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दे रहा है, और ये था डाल्टन्स लॉ। अब इस पूरी केस में हमने जैसे पिछले टाइम पे कहीं ना कहीं देखा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहां पे आएगा आइडियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, उन सारे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशंस। और जो भी राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो कर सकते हैं या उसमें नहीं कैटेगरी में बैठते, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
तो अब वापस से आइडियल सोल्यूशन प्रैक्टिकली होते ही नहीं है, हम वहां पे बहुत सारी कंडीशंस लगती है और जो कि नहीं सेटिस्फाई कर सकते। उसमें ऐसे भी बोला गया कि अगर हमने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं, सब्सटेंसेस लिए हैं, उनको हमने सपोज दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बनाया, तो उसके अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होना चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। एंथैल्पी चेंज भी जीरो होना चाहिए ना, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज होगी ऑब्वियसली, और वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। पर आइडियल सॉल्यूशंस एक कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे बोला गया कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस बोला गया। तो इतना था बेसिक पार्ट पूरा का पूरा, जहां पे हमने आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक देखा। इसके आगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, जो सब्सटेंसेस अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व तो होते हैं बट डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसके आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। अगर आयंस फॉर्म नहीं हो रहे तो उसको बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। चलो ये हम समझना है। अब रहा सवाल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टीज, सारी वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। उनको मतलब सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल के नंबर से है, ना नेचर से, ना उसके किसी और कंसेप्ट के, ना साथ ना कोई दूसरा क्राइटेरिया है। सिर्फ द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मतलब जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल रहेगा उतना ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा। दैट्स इट। ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ वो फर्स्ट है वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक सब्सटेंस जो है A1 और A2 में से एक अगर नॉन वोलाटाइल है और अगर दूसरा वोलाटाइल है, तो जो वोलाटाइल है वही वेपर प्रेशर शो करेगा, और उसी के लिए हम वेपर प्रेशर स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ना अगर मान लेते हैं कि बाबा P1 जो है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो वोलाटाइल है, तो वापस से वही फॉर्मूला बनेगा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1, P10 इंटू x1। अब ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, सबसे पहले P1 इज इक्वल टू P10 इंटू 1 माइनस x2। अब जैसे x1 प्लस x2 अगर 1 होता है तो मैं x1 के बदले लिख सकता हूं 1 माइनस x2। इसको सॉल्व करना है, P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P10 इंटू x2। यहां तक इक्वेशन मिला। अब अगर सपोज मैं इसको सॉल्व करने के लिए लिखता हूं P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। कैसे बना इक्वेशन, इसको लेफ्ट में भेजो, इसको राइट में भेजो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे P10 इंटू x2, जो लेफ्ट में आते ही पॉजिटिव बन गया, और ये क्या बन गया P10 इंटू P1, राइट में जाते ही वो निगेटिव बन गया। तो ये इक्वेशन मैंने सिर्फ LHS और RHS को रिप्लेस किया है। इसको समझेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। अब मैं दो अलग अलग वेसल्स में, यानी कि यहाँ पे बिकर्स में मैं दो अलग सिचुएशन देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन है प्योर वोलाटाइल सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस है। यहां पे मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, जिसमें से एक सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल है। जैसे मैं नॉन वोलाटाइल की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्लॉकेज आ गया। ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस तो उड़ेगा नहीं, मतलब लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में जल्दी जाएगा नहीं। तो ये सिचुएशन है। यहाँ पे प्योर जब सब्सटेंस होता है तो उसका वेपर प्रेशर P10 से डिनोट किया है। जब वही सब्सटेंस यहाँ पे आ जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर P1 बन जाएगा, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन में अटक गया है, वो फ्री नहीं है, यहाँ पे वो फ्री है। तो डेफिनेटली फ्री है तो डेफिनेटली ज्यादा कन्वर्जन होगा फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, और यहाँ पे वो कन्वर्जन आप देख सकते हो कि कम हो गया है। नीचे के लेयर में भी अलग जगह पे आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इतना ही बात समझ में आ रहा है कि P1 का वैल्यू हमेशा P10 से क्या होगा, कम ही होगा। तो नाउ इस लॉजिक से ये क्लियर हो गया कि P10 का वैल्यू P1 से कम है। और यहाँ पे जो हमने प्रूव किया है P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2, इसी P10 माइनस P1 को बोला जाता है डेल्टा P एंड नथिंग बट वेपर प्रेशर लोअरिंग। यानी कि जो भी कमी हुई है वेपर प्रेशर में, उस कमी को बोला जाता है वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब इज इक्वल टू P10 इंटू x2।
यहाँ पे x2 हमेशा 1 से कम होगा, और कोई भी नंबर अगर 1 से कम है उसको हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिलने वाली है, पहले नंबर से कम ही मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये टोटल वैल्यू 8 हो जाती है। यानी कि अगर ये सिर्फ वैल्यू मेरा कम हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो टोटल वैल्यू 10 के बदले 8 हो चुका है। इसी का मतलब है वेपर प्रेशर लोअरिंग में वैल्यू कुछ ना कुछ लोअर यानी कि कम होने वाली है। तो ये था वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब ये जो इक्वेशन है हमें इसको मास के साथ रिलेट करना है, मास के साथ, तो वो भी देख लेते हैं। चलो, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हमने लिखा यहां पे P10 इंटू x2, और x2 मतलब मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा, P10 एज इट इज, x2 का वैल्यू आएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब N2 और N1 क्या होता है, फिर से वही, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से मुझे इक्वेशन मिला। लेकिन अगर मैं बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेता हूं, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगी N2 के कंपेयर में। मैं डाइल्यूट ले रहा हूं तो इसी सिचुएशन में N1 प्लस N2, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैं N1 बोल सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू, अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे N2 बाय N1 में। एक्चुअल में फॉर्मूला ये है, ये हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ले रहे हैं, और इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो P10 एज इट इज आया, इंटू किया, N2 का मतलब होता है W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पे W2 क्या है, गिवन मास ऑफ दिस सोल्यूट, M2 क्या है, मोलार मास ऑफ दिस सोल्यूट। मोलार मास तो हमें कैलकुलेट करना होगा या कहीं कभी कभी दिया भी जाता है, और ये गिवन मास तो डिपेंड नहीं करता है, कुछ भी दे सकते हैं। और उसी तरह W1 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला आया, और इसी फॉर्मूला को हम लास्ट स्टेप में रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P10 इंटू W2 इंटू ये M1 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला गया, टोटल अपॉन M2 इंटू W1। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इस प्रकार हमें एक इक्वेशन मिल रहा है। और अगर मैं इस P10 को डिवाइड कर देता हूं यहाँ पे डेल्टा P के साथ, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर लोअरिंग था, अगर मैं इसी को डेल्टा P अपॉन P10 कर दूंगा तो उसको बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट में से पहले पॉइंट को डिटेल में समझा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग, बिल्कुल एक ही मतलब है। डेल्टा P को बोला जाता है वेपर प्रेशर लोअरिंग, और डेल्टा P अपॉन P10 को हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब एग्जैक्टली कितना कम हुआ है। चलो ना अगला टॉपिक देखते हैं। यहां पे अगला हेडिंग क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यहां पे एलिवेशन बोला गया है, आप समझ लीजिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कितना होने वाला है, देख लेते हैं। हम अपने तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे प्योर कंपोनेंट लिया और यहां पे सॉल्यूशन लिया। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भाई यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है वो बेसिकली वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में से खुद ब खुद वो क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। यहाँ पे प्योर है और यहाँ पे तो सॉल्यूशन लिया है हमने। सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कोई ना कोई कंपोनेंट बदलने वाला है यहाँ पे। सो अगर हम ये ऑलरेडी जानना चाहते हैं, हमें जो इसको टेम्परेचर या एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी एक एक्स अमाउंट, और यहाँ पे ब्लॉकेज है, फिर भी हमें इसको बॉइल करना है। ओके, तो नाउ यहाँ पे कंपेयर विद दिस वन, इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर है इसलिए अकेला है तो सॉल्वेंट ही रहेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए और खुद ही सोचिए कि मुझे कहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इस सॉल्वेंट में, प्योर में, या फिर इस सॉल्यूशन में। तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा आ गया होगा कि हमें सॉल्यूशन में थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे टीबी। ओके, टी फॉर टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग।
यहां पे हम बोलेंगे TB0। ओके, तो नाउ यहां पे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि खुद ब खुद जा रहे, यहां पे ब्लॉकेजेस है तो यहां पे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्लियर, क्या समझ आ गया? TB0 जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द TB, क्योंकि कहानी उसको भेजने की है, बॉइलिंग पॉइंट की है। सो नाउ TB0 इज लेस देन TB हमें इंडिकेट करेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। दैट्स इट। तो TB माइनस TB0 क्या हो गया? ये जो चेंज आया है टेम्परेचर में, ओके, या बॉइलिंग पॉइंट में, इसी टेम्परेचर को क्या बोला गया है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। उसने बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर दिया, चेंज कर दिया। यहां पे क्लियर बोलेंगे तो इंक्रीज कर दिया ना। ये जो इक्वेशन है वो डिपेंड करता है डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी कि मोलैलिटी। यहां पे लिख देता हूं, m मतलब मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट पर 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर हम यहां पे इसको और सॉल्व करते हैं तो डेल्टा TB इज इक्वल टू बन जाएगा KB इंटू स्मॉल m। KB यहां पे क्या हो जाएगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और वो इक्वेशन डेल्टा TB के साथ ऐसे रिलेट करेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। अभी हमने क्या बोला? मास ऑफ सोल्यूट पर 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो, सो नाउ यहां पे अगर हम m को एग्जैक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? KB इंटू N2 अपॉन W1। ओके, तो N2 क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू नंबर टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो नाउ N2 का वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? W2 अपॉन M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W1, जो भी है वो kg में चाहिए। हमें जनरली ग्राम में दिया जाता है, उसी ग्राम को अगर हम kg में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर KB लिखना भूल गया, यहाँ पे KB लिख देता हूं, इज इक्वल टू KB इंटू दिस वैल्यू। और फाइनली अगर सपोज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो डेल्टा TB क्या बन जाएगा? KB इंटू W2 टोटल अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 10⁻³ ओके। और फाइनल चेंज कर दीजिए यहां पे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया, नीचे बचा M2 इंटू W1। ये बनेगा मेरा फाइनल फॉर्मूला फॉर डेल्टा TB। फिर से एक बार देखते हैं, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट जब था तब हमने उसको अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते तो उसको कम एनर्जी लगेगी क्योंकि खुद ब खुद जा रहा है, प्योर है, वोलेटाइल है। यहाँ पे हमने उसके अंदर ब्लॉकेज लेके आ गए क्योंकि सॉल्यूशन बना दिया, उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी। वो डिफरेंस फॉर्मूला जो आएगा उसको डेल्टा TB बोलेंगे। ये एक्चुअल प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उसको इक्वेशन फॉर्म में थ्योरेटिकली लिखेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। नाउ m तो m है, m होता है N2 अपॉन W1। सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? डेल्टा TB का फाइनल फॉर्मूला KB इंटू W2 इंटू 10⁻³ अपॉन M2 इंटू W1। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हेडिंग लिख रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब सिर्फ पिछले टाइम बॉइलिंग पॉइंट था, अब फ्रीजिंग पॉइंट है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए, यहां पे हमने फिर से सब्सटेंस लिया, प्योर सॉल्वेंट, यहां पे हमने लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलते ही कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ गए यहाँ पे, ये सब जाने को तैयार है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होता है। ये हो गया मेरा प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सॉल्वेंट, और ये हो गया सॉल्यूशन। फिर से वही कहानी, यहां पे मुझे जाने देना है, रोकना है, फ्रीज करना है। फ्रीज मतलब क्या हो जाएगा? जो लिक्विड है उसको गैस तो छोड़ो, उसको कन्वर्ट करना है सॉलिड में। फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब जा रहे हैं, यहाँ पे इतने ही जा रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है और कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख सकते हो और सोच सकते हो कि कहां पे एनर्जी कम और कहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब यहाँ पे सबके सब जा रहे हैं, इनको रोकना है, तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? एनर्जी ज्यादा देना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी जो सप्लाई कर रहा हूं वो मुझे बॉइलिंग पॉइंट देगा डेल्टा TF0, और यहाँ पे जो एनर्जी खर्च होगी उसको बोलेंगे हम डेल्टा TF। ओके, ना यहाँ पे सारे जा रहे हैं तो डेल्टा TF0 जो होगा वो ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी लगेगी यहाँ पे रोकने के लिए। हम रोकने की बात करें, फ्रीज करना हो तो भी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे
सब जा रहे तो डेल्टा टी एफ जीरो, कुछ जा रहे है ना, इसलिए उसकी वैल्यू डेल्टा टी एफ जीरो। फिर से बोलता हूं, अगर प्योर सब्सटेंस है तो सारे के सारे जा रहे तो टी एफ जीरो हो गया, और यहाँ पे कुछ जा रहे तो हमें एनर्जी टी एफ लगेगी। सॉल्यूशन को टी एफ बोलो, सॉल्वेंट को टी एफ जीरो बोलो, तो यहाँ पे टी एफ जीरो ग्रेटर देन टी एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा खर्च होगी उसको रोकने के लिए, है ना। देयरफॉर अब जो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टी एफ जीरो माइनस टी एफ। ना ये हो गया मेरा प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करके जो लिख रहे हैं। अगला आएगा डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, फिर से वही कहानी, एम फॉर मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ओके, फिर से वही के एफ कॉन्स्टेंट है या मोलैलिटी है, फिर से वही। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्लियर सॉल्व करते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, क्या हो गया N2 अपॉन W1, और W1 कैसे चाहिए, इन केजी ही चाहिए, इन केजी इज इक्वल टू के एफ को के एफ लिखता हूं इंटू N2 क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2। W2 मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन M2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। टोटल अपॉन कर रहा हूं यहाँ पे W1 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल लॉजिक है, सारे मास हमें ग्राम में दिए जाते हैं, किलोग्राम में करना होगा तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होगा। और इसको अगर मैं प्रॉपर्ली लिखता हूं तो के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 10⁻⁻3, और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, के एफ इंटू W2 इंटू 10⁻³ बन जाएगा, टोटल अपॉन M2 इंटू W1, ये बनेगा डेल्टा टी एफ फाइनल फॉर्मूला। तो अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। फ्रीजिंग पॉइंट में टी एफ जीरो माइनस टी एफ है, डेल्टा टी एफ की अगर हम बात करें तो टी एफ जीरो माइनस टी एफ है, और बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी बी की अगर हम बात करेंगे कहीं पे तो डेल्टा टी बी बन जाएगा टी बी माइनस टी बी जीरो। तो ये सिर्फ फर्क है, बाकी इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का है। नाउ ये भी हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अगर हम बात करें इसके आगे, वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है समझिए। इसको सेल्यूफेन बोला जाता है, सेल्यूलोज ओके, और डाइफेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। डाइफेन मतलब ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा सेल्यूलोज सब्सटेंस जो ट्रांसपेरेंट भी है और वो टिपिकली कुछ ही सब्सटेंसेस को उसमें से जाने का अलाउ करता है, लाइक अ फिल्टर। अगर हम बात करेंगे वाटर प्लस शुगर की, ओके, शुगर सॉल्यूट है मान लो और वाटर सॉल्वेंट है मान लीजिए, तो नाउ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही आर पार ट्रेवल करने की परमिशन देता है और शुगर सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देता है। एग्जांपल के तौर पे हम ले यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक पार्टीशन डालेंगे, यहाँ पे हम मान लीजिए डालते हैं यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत माइन्यूट होता है, फिर अभी के लिए समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने प्योर वाटर रखा है और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन रखा है या शुगर सॉल्यूशन, ऐसे लिखता हूं, शुगर सॉल्यूशन रखा है, तो इसमें भी वाटर होगा डेफिनेटली। शुगर सॉल्यूशन में शुगर प्लस वाटर होगा, तो यहाँ पे प्योर वाटर यानी कि सॉल्वेंट वाटर में से वाटर इधर ट्रैवल करेगा सॉल्यूशन में, इस शुगर वाटर यानी कि शुगर सॉल्यूशन का वाटर भी इस साइड में ट्रैवल करेगा। लेकिन जहां पे वाटर बहुत ही ज्यादा है प्योर सब्सटेंस होगा होने की वजह से, इसलिए ये जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और ये जो वाटर ट्रैवल कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर वो रेट ज्यादा हो जाएगा। तो सॉल्वेंट प्योर स्टेट का ज्यादा ट्रैवल करेगा सॉल्यूशन के अंदर, और नाउ इसी पूरी प्रोसेस को रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तरीका हो गया समझने का। ना यहाँ पे मैं वाटर के बदले लेता हूं सॉल्यूशन, यहां पे मैं लेता हूं वाटर प्लस शुगर, लेकिन
इसको मैं डाइल्यूट बोलता हूं, इसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड बोलता हूं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मैंने ले लिया और कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, शुगर तो ट्रेवल कर सकता है नहीं, ट्रेवल कौन करने वाला है, सिर्फ वाटर। अभी भी डाइल्यूट का वाटर ज्यादा ट्रेवल कर सकता है कॉन्सेंट्रेटेड के वाटर के कंपेयर में। दोनों भी सॉल्यूशन होने के बावजूद वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन विल ट्रेवल मोर टू द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन रीजन, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको फाइनली प्रूव करने के लिए हमने थिसल ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। एक यहाँ पे कोई कंटेनर लेंगे जिसमें वाटर भरा पड़ा है, और थिसल ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है इन्वर्टेड, इसके मुंह पे हमने क्या लगाया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां तक भर के रखा है हमने शुगर सॉल्यूशन, ये वाला शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और नीचे पूरा वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से वाटर फिल करके रखा है हमने। नाउ अब ऑब्जर्वेशन क्या है, इन्वर्टेड होने की वजह से हमें ऐसा होना चाहिए था कि भाई इन्वर्टेड है तो ऊपर का वाटर पे प्रेशर आ रहा है, नीचे फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए तो यहाँ पे वाटर नीचे नहीं आना चाहिए था। नाउ यहाँ पे वाटर नीचे आना चाहिए था। ऑब्जर्वेशन क्या है, यस यहाँ से वाटर नीचे आता है, यहाँ का वाटर ऊपर भी जाता है, बट एट द एंड वाटर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट गोज टू द सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो लेवल है थिसल ट्यूब का, नैरो वाला ट्यूब, वहां तक वाटर भर गया है। इसका इतना ही मतलब होता है, अगर यहां तक वाटर आ चुका है, इसका मतलब वाटर फ्रॉम द प्योर सब्सटेंस गोज टू द थिसल ट्यूब, और यहाँ पे उसका लेवल बढ़ गया है। मतलब अल्टीमेटली जो ट्रेवल होने वाला है वो प्योर वाटर यानी कि प्योर जो सॉल्वेंट है वहां से सॉल्यूशन के अंदर ट्रेवल हो रहा है। इस पूरे को प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से हमने प्रूव किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके लिए थोड़ा सा बचा, अगर मैं चाहता हूं कि रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी को सपोज मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, मतलब मैंने प्रेशर देने का कोई तरीका ढूंढ लिया, यहाँ पे मैं प्रेशर दे सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इस प्रेशर की वजह से अब प्रोसेस पूरा उल्टा हो जाएगा। पहले डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड वाटर ट्रेवल कर रहा था, प्रेशर एक्स्ट्रा देने की वजह से अब वाटर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ट्रेवल करना शुरू कर देगा ज्यादा, है ना, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये था पूरा डिटेल में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन। नाउ जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला, यहां पे 3 टाइप के सिस्टम आ जाएंगे, 3 टाइप, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। फिर से बोलूंगा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल होगा, एग्जैक्ट सेम होगा, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हमने सॉल्यूशन मिक्स किया है, हमारे पास जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है उसमें किसी एक सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस हाइयर वाले ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सब्सटेंस को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और बाकी के सारे डिटेल्स समझ लिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं, अब हमने पहले गैसेस में जो देखा था PV इज इक्वल टू nRT, यह हमने समझा था। नाउ PV इक्वल टू nRT गैसेस में हो गया। अब ये गैस वाला इक्वेशन है, हमें गैसेस वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉल्यूशन वाला। जो सॉल्यूशन हमने देखा है यहाँ पे, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू nRT, बिल्कुल सही। अब नया ट्विस्ट आया यहाँ पे, अब तक हमने देखा था पाई का वैल्यू होता है 3.14 या पाई क्या होता है 22/7, ये नहीं है, यहां पे उसको नहीं लेना है। यहां पे पाई एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। n बोलने से अच्छा मैं बोलता हूं n2, क्योंकि n2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमने शुरुआत में ही बोला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यस, तो यहां पे हमने लिख दिया n2, तो देयरफॉर पाई क्या बन जाएगा, n2 अपॉन V RT।
और यहाँ पे पाई क्या बन जाएगा, m कैपिटल M RT। जो हमने कॉन्सेंट्रेशन बोला था यहाँ पे C इज इक्वल टू N अपॉन V, यही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मोलैरिटी, M मतलब कैपिटल M मतलब मोलैरिटी से इंडिकेट किया जाएगा और एक नया फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पाई इज इक्वल टू MRT। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन RT। पाई तो पाई लिखा मैंने, N2 अभी फॉर्मूला 10 बार लिख चुके हम। N2 क्या होता है, W2 बाय M2 RT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो डिवीजन में भी है वो यहाँ पे फिर से आ गया। ये मुझे नया फॉर्मूला मिला, पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 इंटू V। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर लिया है ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके पूरे के पूरे इक्वेशंस। तो इस तरह से हमने चारों पॉइंट्स को कवर किया। जो चारों पॉइंट्स कौन से थे, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दैट्स इट। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जिसको बोला जाएगा वैन हॉफ फैक्टर। नाउ वैन हॉफ फैक्टर, अब इसमें बाकी अब तक के कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। नाउ अब इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, जो डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट भी होते हैं। डिसॉल्व होना मतलब घुल जाना और डिसोसिएट होना मतलब आयंस फॉर्म करना। अब एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए। अब हमने अब तक जो सिस्टम देखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैं ऐड कर रहा था सॉल्वेंट के अंदर, मान लो मैंने 1 मोल सब्सटेंस ऐड कर दिए। अगर वो 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो वाटर में जाएगा, डिसोसिएट नहीं होगा, 1 मोल का 1 ही मोल रहेगा। लेकिन अगर बाय चांस वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको डिपेंड करता है, वो अंदर जाके टूटेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। अगर मैं सिचुएशन के लिए लेता हूं 1 मोल ऑफ NaCl, वो 1 मोल ऑफ NaCl अगर मैंने वाटर में डाला है तो वो डिसोसिएट होगा, डिसॉल्व तो होगा ही होगा, डिसोसिएट होगा। और डिसोसिएट क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहां पे 1 मोल NaCl डिसोसिएट होके बन रहा है 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। इसका मतलब क्या है, पहले ही बोल चुका हूं मैं, हमें यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नेचर, कैरेक्टर, उसके प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, कितने ज्यादा नंबर है उतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम पार्टिकल बोलेंगे तो हमने 1 मोल NaCl पार्टिकल डाले थे, तो अभी हमारे पास 1 मोल Na प्लस पार्टिकल और 1 मोल Cl माइनस पार्टिकल। ओके, ऐसे हो जाएगा। तो टोटल जो पार्टिकल बनेंगे वो 2 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, 1 मोल NaCl ऐड करते क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ आयंस। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या बन गए, आयंस, बट क्वांटिटी डबल हो गई है। NaCl के बदले अगर मैं समझो डालता हूं AlCl3। ओके, अब क्या होगा, ये टूटेगा किसमें, Al3 प्लस और 3Cl माइनस। भले चार्ज कुछ भी हो, 3 प्लस हो या कुछ भी हो, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो। यहाँ पे Al3 प्लस है तो भी 1 ही आयन है, पूरा का पूरा एक ही सब्सटेंस है, और यहाँ पे हमें 3 सब्सटेंस मिल रहे हैं। तो हम डाल तो रहे हैं 1 मोल ऑफ AlCl3 और हमें क्या मिलने वाले हैं, 4 मोल्स ऑफ आयंस। यानी कि अगर हमने प्रैक्टिकली देखा, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो हम 1 मोल का 1 मोल नहीं मिलने वाला है, वो कुछ ना कुछ ज्यादा मिलने वाला है। उसी ज्यादा नंबर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक के वैल्यूज में चेंजेस आ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सारा का सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमें प्रैक्टिकली डिफरेंट वैल्यूज देगा एज कंपेयर्ड विद अब तक हमने जो सॉल्व किया था या समझा था फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वैन टॉप फैक्टर में ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। वैन टॉप फैक्टर को डिनोट किया जाता है I के साथ। ओके, उसका एकमात्र डेफिनेशन है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन theoretical कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट्स इट, इतना ही मतलब है। यानी कि I में अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं वही वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके आ जाऊं तो नया फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा डेल्टा P
ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल is equal to delta TF observed upon delta TF theoretical और finally pi observed upon pi theoretical। तो हमारा जो सारा खेल है वो क्या हो जाएगा, अभी हमने जो अब तक सॉल्व किया है वो सिर्फ इतना ही निकलेगा और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो ऑब्जर्व रहेगी, मतलब उसका कुछ ना कुछ डेटा दिया जाएगा, उस डेटा के आधार पे आपको क्या करना होगा, पूरी वैल्यूज निकालनी होगी। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि डेल्टा पी डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मतलब ये रिलेट करता है, प्रोपोर्शनेट करता है मोल फ्रैक्शन के ऊपर, ये रिलेट करता है डेल्टा टीबी मोलैरिटी के साथ, ये रिलेट करता है मोलैरिटी के साथ और ये रिलेट करता है मोलैरिटी के साथ। ओके, तो फाइनली क्या ऑब्जर्व होता है यहाँ पे कि आई जो है उसमें x2 आया, यम आया, यम आया, यम आया, लेकिन ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो क्या समझे हम यहाँ पे कि भाई I इज इक्वल टू I इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इस वजह से मैं एक नया फॉर्मूला लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू n ऑब्जर्व अपॉन n थ्योरेटिकल। फिर से वही कहानी, लेकिन लास्ट ट्विस्ट ऐसा हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, यहां पर लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इनवर्स प्रोपोर्शनल करते हैं मोलैरिटी के साथ, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू कैपिटल यम, यानी कि क्या हो गया, मोलार मास। यहाँ पे यम थ्योरेटिकल ऊपर आएगा और m ऑब्जर्व नीचे चला जाएगा। अब इसको अगर फिर से समझना होगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो कोई भी अगर हम n की बात करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलार मास होगा। तो अब देख सकते हो, अगर हम n बात करेंगे n ऑब्जर्व की अपॉन इसको कर देते हैं n थ्योरेटिकल, यहीं पे सीधा सीधा, तो I की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये W ऑब्जर्व m ऑब्जर्व अपॉन टोटल अपॉन इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं W थ्योरेटिकल अपॉन m थ्योरेटिकल। और फाइनली अब W और ये तो हमारे हाथ में है नहीं, सिर्फ रिलेट कर सकते हैं हम इसके साथ। तो अगर मैं प्रोपोर्शनेट करता हूं यहां पे, तो प्रोपोर्शनेशन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m ऑब्जर्व अपॉन 1 अपॉन m थ्योरेटिकल। और फाइनली अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो m थ्योरेटिकल ऊपर चला जाएगा और m ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा। इसी का मतलब है ये I का वैल्यू। ये तो हमें क्लियर समझ में आ गया, ये तो डेटा ही होगा। जनरली डेल्टा टीबी, वो मैंने जैसे बताया, टीबी माइनस टीबी 0, ये सॉल्व करके निकलेगा, उसको हम ऑब्जर्व बोलेंगे, और केबी इंटू यम से अगर हम निकालेंगे तो उसको थ्योरेटिकल बोलेंगे। तो सवाल इस तरह से आ सकता है, ये दोनों का वैल्यू दिया जाएगा एग्जैक्टली, उससे I निकालो, ओके, और फिर बाद में थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व, इनमें से कोई एक वैल्यू को ढूंढ के निकालना है। ओके, मतलब रिलेशनशिप चारों में से किसी को भी हम लगा सकते हैं, ये दो दिए जाएंगे, कोई भी तीसरा पूछा जाएगा, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब फाइनली रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, ax by, ये डिसोसिएट होगा किसमें, x a y प्लस प्लस y इंटू बी एक्स माइनस, ये हो गया मेरा रिलेशनशिप। नाउ इस तरह से समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं। AlCl3, नाउ डिसोसिएट करो तो क्या हो जाएगा, Al का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 इंटू Al3 प्लस ये y है ना, तो यहाँ पे y का काम 3 कर रहा है तो 3 प्लस बन गया, और प्लस y कितना है 3, Cl तो Cl है और माइनस 1, लिखने का जरूरत नहीं होता है 1, इसलिए माइनस 4। तो यहाँ पे जो हो रहा है वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं इसके अंदर। ax by में ये x कॉम्पोनेंट यहाँ पे आया, ay प्लस, और y जो यहाँ का कॉम्पोनेंट था 3 उसके b के सामने आ गया, और b रेज टू x माइनस 1। यहाँ पे x 1 है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, दैट्स इट। इस तरह से मेरा इक्वेशन बन गया। नाउ हमें ऑब्वियसली लिखना तो ही होगा समझने के लिए, ठीक है, आगे कंटिन्यू तो इसी में करना होगा। तो बिल्कुल इनिशियली, अगर मैं इनिशियली बात करता हूं तो रिएक्शन जस्ट शुरू ही हो रही होगी, तो सारा का सारा जो नंबर ऑफ मोल्स हमने बन लिया है वो डिसोसिएट हुआ ही नहीं होगा। एग्जांपल को छोड़ दो, अभी इसको देखो, मैं ही कट कर देता हूं इसको। तो इनिशियली क्या हो गया,
ये 1 है, 1 मोल, और ये क्या है 0, 0 अभी तो डिसोसिएशन होना शुरू ही नहीं हुआ। बट अब एट इक्विलिब्रियम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अब क्या होने वाला है, ये जो कुछ अल्फा, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो डिसोसिएट हो जाएंगे। अब वो डिसोसिएट इसी x के साथ मल्टीप्लाई और ये वाला y के साथ मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली अगर अभी हमने एग्जांपल में लिखा था तो 1 था और 3 था कोएफिशिएंट, वही AlCl3 क्या दे रहा था हमें, Al3 प्लस और 3Cl माइनस। तो यहाँ पे अल्फा तो अल्फा ही है क्योंकि यहाँ पे मैंने अल्फा लेके डिसोसिएट किया है। एक ही AlCl3 4 आयंस दे रहे हैं, तो हमें ऐड करना होगा ना यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 4 आयंस का मिला के एक क्या बनेगा AxBy। यहाँ पे अगर हम x अल्फा y अल्फा को मिला देंगे तो हमें 1 अल्फा मिलेगा। लॉजिक ये है, यहाँ पे मैं 1 Al3 प्लस को अगर ऐड करता हूं 3Cl माइनस के साथ, तो एडिशन में क्या हो जाएगा AlCl ऐसे कुछ बन जाएगा AlCl3। आयनिक फॉर्म है, ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए, बट समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। Al प्लस 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 इन 3 Cl माइनस के साथ एक AlCl3 बन जाएगा। ओके, सो उसी तरह x अल्फा a y अल्फा b को जोड़ेंगे तो एक अल्फा AxBy मिलेगा। ये मुझे वैल्यू मिला एट इक्विलिब्रियम। नाउ अगर मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अब क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। मैंने तो डाला था 1 मोल AlCl3, अब मुझे क्या मिल गया 4 मोल्स ऑफ आयंस। ओके, नाउ ये मेरा सिचुएशन है राइट नाउ। टोटल मोल्स इज इक्वल टू, ये तो अभी सब जो डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बाकी हमें नहीं पता। एक केस ऐसा हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं कि पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो, जो वीक होंगे, तब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी 2 टाइप होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो हम उसके बारे में भी कमेंट नहीं कर सकते हैं राइट नाउ। हम इतना ही बोल सकते हैं, मान लो अल्फा डिसोसिएट हो रहे तो उसके आधार पे हमें ये वैल्यू मिलने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा माइनस अल्फा, 1 एज इट इज प्लस x प्लस y माइनस 1 इंटू अल्फा। अब यहाँ पे x प्लस y को हम क्या बोलेंगे, n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब रीजन क्या देंगे यहाँ पे, रीजन इज लेट x प्लस y इज इक्वल टू n। और ये जो हमने टोटल मोल्स लिखा है एट इक्विलिब्रियम मुझे मिल गया। ना अगर हम फिर से एक बारी I देखते हैं, I क्या होता है यहाँ पे, वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बोलता है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और ये ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने ऐड किए थे, सिर्फ 1 मोल लिया था ना मैंने शुरुआत में, उसका ये हुआ है ना चेंज, इसलिए ये हो गया टोटल मोल्स, और मैंने तो सिर्फ 1 ऐड किया था इसलिए डिवाइड बाय 1। ऑब्जर्व थ्योरेटिकल। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो, सॉरी यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 1 तो है ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैं हटा देता हूं, ये है ही नहीं। डिवाइड बाय 1 हर किसी में होता है, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये मेरा क्या बनेगा, इसका इस इक्वेशन से नया इक्वेशन मिलेगा। और अगर मैं इसको फाइनल लिखता हूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये n माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरा नया इक्वेशन मिला, जहां पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, n क्या है, n इज नथिंग बट ये जो आयंस के कोएफिशिएंट है उनका सम, x प्लस y। अगर प्रैक्टिकली बोलेंगे इस केस में n क्या है, 1 प्लस 3 यानी कि 4। इस केस में, सिर्फ इस केस में, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कवर किया है। सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।